ये आपका आता है ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप बताता हूँ, 2-3 जगह आप पढ़ चुके हैं। ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन में आप जाएंगे, जैसे पिछले टॉपिक की बात करें जो कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा हुआ है, सीरीज पैरेलल। 10th में भी आपने ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हैं। तो सबसे पहला ध्यान देखना, मैं वही डिस्कस करता हूँ आपसे। मैं आपके लिए जाऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। जो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो कुछ बेसिक फैक्ट बस याद दिला देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको से कैसे जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है if a number of resistances are connected one after the other, अगर एक के बाद एक आप तमाम सारे रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं। और फिर याद दिलाता हूँ, ये चीज याद रखिएगा, सेल्स में अभी कल परसों तक आपके पास सेल्स आ जाएंगे, इंडक्शन कॉइल्स आती हैं, इससे पहले कंडेंसर थे। क्या कहते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है दीज आर अप्लाइड वन आफ्टर द अदर ऑन ए सिंगल वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन वाला देखना, ये मैंने अप्लाई कर दी, सपोज करें कोई बैटरी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब सीरीज में आपका याद है, सीरीज में आपका पोटेंशियल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि टोटल करंट आपकी आई कैसे बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो मोटे मोटे फैक्ट आपसे लिख देता हूँ दोबारा से, ताकि जिनको याद नहीं हो उनको याद आ जाए। सीरीज में आपका पहला फैक्टर जो आपको याद रखना है वो आपको क्या रखना है कि अगर आप सीरीज की बात कर रहे हैं तो करंट होती है कांस्टेंट, करंट या चार्ज। अगर कैपेसिटर रखोगे तो चार्ज हुआ था होता था। और दूसरा ध्यान देखना, सबसे खास बात, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। बस ये दो फैक्ट याद रखिएगा। बाकी आप शीट जो देंगे उसमें भी आपको यही फिगर में बना मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं, शीट एक लाइन बताएगी, लेट रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, current I remains constant, potential difference distributes as V1 V2 V3। और अगर पोटेंशियल आपका V1 V2 V3 है तो समझ में आ रहा होगा टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, इसी के बराबर आएगा जो रिजल्टेंट है। यानी आप कह सकते हैं रिजल्टेंट, या बेहतर है हम कहें इक्विवेलेंट। ये शब्द ज्यादा अच्छा माना जाता है, आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल्स टू कितना होगा, V1 प्लस V2 एंड प्लस सो ऑन। रूल आपको मालूम ही है, V इज इक्वल्स टू आई आर रख दोगे, यानी हम कहाँ जाएंगे, आई आर इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर प्लस आई आर। अब जब आप प्लस आई आर करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, एंड सो ऑन। अब सबसे खास बात, क्या I1 I2 I3 नहीं, आई रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एस, एस स्टैंड्स फॉर द इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज। खत्म हो गया इक्विवेलेंट, एक लाइन में। आई कॉमन और कैंसिल हो जाएंगे, आपको आर एस इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, आर एस इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2, और लास्ट में हम कहते हैं R3 एंड सो ऑन। मुझे लग रहा है सीरीज का रेजिस्टेंस का टोटल निकालना कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है जिसके लिए अपने को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। ऐसी याद देखना, यही कहीं एक और दिखा देता हूँ, यहाँ बात कर लेते हैं नंबर बी। और नंबर बी हम बात करेंगे अबाउट दी पैरेलल कनेक्शन। चाहे आप कॉम्बिनेशन कह दें चाहे आप ग्रुपिंग कह दें, जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में कैसे जाओगे पैरेलल किसे मानते हैं, पैरेलल मानते हैं ऑल द रेजिस्टेंसेस। और ध्यान देखना, यहाँ मैं रेजिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैपेसिटर्स के टाइम पे मैंने लिखा था कैपेसिटर्स, क्वाइल्स के टाइम पे लिखूंगा क्वाइल्स। ये वर्ड बदलता रहेगा। तो ऑल द इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स मतलब रेजिस्टेंस, क्वाइल्स या जो भी हो, आर कनेक्टेड across सेम जंक्शंस। शर्त यह है सारे रजिस्टर्स आपके कैसे कनेक्ट होने चाहिए, उन्हीं दो स्पेसिफाइड सेम जंक्शंस के अक्रॉस कनेक्टेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ध्यान से इधर देखें, थोड़ा और इधर से लेता हूँ बड़ा बन जाए। ये आप देखें, एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये। इन तीनों वायर्स की खासियत ये है कि आप ध्यान देखना तीनों का जंक्शन, फॉर एग्जांपल ये तीनों का सिर। जब आपको कैपेसिटर्स के क्वेश्चन करा रहे हैं तो कहा था सिर और पूंछ,
तीनों की खोपड़ी या सिर इसी से स्टार्ट होगा। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। खास बात क्या है, तीनों का हेड एक ही पॉइंट पर हो एंड सिमिलरली द टेल जो अदर एंड है वो भी आपका कैसा हो, कॉमन। इसलिए कहा ऑल द रेजिस्टेंसेस या कैपेसिटेंसेस। दोबारा ऐसे बता रहा हूँ, तो मैंने कहा रेजिस्टेंस पे ये बात सीमित नहीं है, टॉपिक कई जगह आएगा। कनेक्टेड अक्रॉस दी सेम जंक्शन, उन्हीं सेम जंक्शन पे तीनों वायरिंग होनी चाहिए। अब लास्ट कहानी जो बात करते थे, तीनों में अंतर आपका क्या आएगा, तीनों में अंतर ये आएगा कि आपका R1 होगा या आपका R2 या आपका R3। तीनों में आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी I1, I2 और I3। पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि तीनों उसी सेम हम कहते हैं पॉइंट्स के अलोंग आपके ज्वाइंट है। तो क्या कहा जाएगा आपसे, आपसे कहा जाएगा, मैं बच्ची हुई चाय पी लूँ अपनी पहले, ठंडी हो जाएगी। नहीं यार, इनके चक्कर में बताओ। फिर मैंने कहा ये आपका क्या होगा, आपसे कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका कैसा होगा, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि पॉइंट आपका सेम है। और क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भी नजर आ रहा है, जो करंट है जैसे कहीं से भी अपन इसमें बैटरी जोड़ देते हैं, ये लोग बैटरी कहीं भी जोड़ दें, अरे जगह नहीं है, चलो यहीं यहीं जोड़ देता हूँ छोटी सी। ये लो, हट। जो आपका करंट है वो आपका ध्यान जाएगा, कुछ पार्ट इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें जाएगा, और तीनों में अलग अलग पार्ट जाएंगे। जो फिर आप क्या बताएंगे इससे उल्टा, यहाँ करंट कांस्टेंट ही पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और आपकी करंट आई ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट। क्या रिजल्ट आएगा इससे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास क्या आएगा, जैसे हमने पिछली बार निकाला था इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, हम यहाँ पर निकाल लेंगे इक्विवेलेंट करंट। और करंट जाओगे तो आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। कौन सी करंट ध्यान देखना, टोटल पैरेलल की। फिर वही V बराबर IR, ये तो लगा ही सकते हो। तो कई बार हम कहते हैं सवाल भी कर चुके हैं, तो फुर्ती से याद आना चाहिए। कितना हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू V बाई R प्लस V बाई R प्लस V बाई R। फर्क ये पहला, ये दूसरा, इसी ऑन कर देना, ये तीसरा, और ये आपका पैरेलल का। तो पैरेलल का टोटल काय के बराबर आएगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। और अगर आप इसको कॉमन याद, और जो मैं बात कर रहा था कॉमन कैंसिल कर दोगे तो 1/RP कितना हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समझ में आ जाता है। एक आध छोटी कंडीशन और इसमें बता देते हैं, दो कंडीशन जनरली जो आपको लगेंगी, मैंने कहा कभी कभार शॉर्टकट के तौर पे, तो मैंने कहा यहाँ तक तो 10th ही रहता था, ऐसे कोई खास चीज मैंने बताई नहीं। इसके बाद आपकी कंडीशन 1 ले लेते हैं, ये याद रखिएगा। कंडीशन फर्स्ट आपको बताएगी फॉर टू रेजिस्टर्स ओनली। अगर बाय द वे हम केवल दो रेजिस्टर्स लें, केवल दो रेजिस्टेंसेस यूज करें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम ले लें तो 1/RP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके लिए R1 R2, ऊपर हो जाएंगे R1 प्लस R2। एंड द लास्ट, लास्ट में क्या करना है, जब आपको ये मिल गया तो आप उल्टा कर लें, उल्टा कर लोगे तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा RP इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये मैंने कहा ये आपको मिल जाएगा पैरेलल का टोटल फॉर टू रेजिस्टेंसेस। अगर ध्यान देखना दूसरी कंडीशन की बात करोगे तो दूसरी कंडीशन आती है फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर। हम ये मान के चलेंगे कि आपके रेजिस्टर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है। और अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स उठाओगे, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स में क्या होगा देखें जरा,
ये आपका होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन। इनका टोटल आप टोटल ही निकाल सकते हैं। चले मैं निकाल देता हूँ, नहीं किसी को दिखे तो। कितना आएगा? ये आएगा प्लीज 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R 2/R 3/R 4/R 5/R यानी कि n/R n दिख रहे होंगे, इसलिए RP इज इक्वल्स टू आपका टोटल कितना निकल आएगा। ये दो शॉर्टकट आपको कब काम में आ जाएंगे? बेसिक फॉर्मूला तो हमारा है ही, जो मैंने मान लिया नंबर ए, ये तो आपको काम करेगा ही, लेकिन ये आपके नंबर बी और नंबर सी ये आपको तब अप्लाई हो जाएंगे। दो रेजिस्टेंस दिए तो डायरेक्ट कर देते हैं, एलसीएम एलसीएम हम नहीं लेते, सीधा निकाल देते हैं। आइडेंटिकल दिए होंगे तो ये निकाल दिया जाएगा। मुझे लग रहा है सीरीज पैरेलल का ये मामला आपको समझ में आ जाता होगा। एक काम करें, इसका स्क्रीन शॉट लें 1 सेकंड में, तो फिर हम इसके आगे जो है आराम से ट्राई कर लेंगे। इसके बाद फिर कुछ और नई चीज बताता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ले लिया जनरली? चल, कोई डाउट है तो इतने कार्यक्रम में कहीं से कहीं तक कोई समस्या किसी को? मुझे नहीं लगता है इतने सिंपल चीज में भी किसी को कोई समस्या होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई यहाँ तक? नहीं जनरली? काव्यश्री कोई डाउट नहीं? ठीक। अनमोल सिंह का क्या कहना है? नो सर, बढ़िया, नो डाउट, गुड। ठीक, चल तो फिर आगे हम कुछ और छोटी छोटी चीजें लेके चलते हैं। अब जो आपके लगा नेक्स्ट जो आपकी शीट जो है जो आपको भेजेंगे, उसमें जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपके टॉपिक्स आते हैं उसी क्रम में फिर मैं आपसे डिस्कस करता हुआ जाता हूँ। जब उसी क्रम में डिस्कस करते जाओगे तो जो अगली छोटी चीज आएगी, ये अपना एक डेफिनेशन आती है करंट डेंसिटी। तो आप पूछेंगे करंट डेंसिटी से हमारा मीनिंग क्या है? करंट डेंसिटी आप बताता हूँ 1 सेकंड में। चल, कोई डाउट कहीं किसी का? नहीं? ठीक, बढ़ आ जाए अगली चीज जो मैंने आपसे कहा था। अगली चीज मैं क्या क्या डिस्कस करता हो जाऊंगा, मैं टॉपिक डाल देता हूँ, ये आपके लिए है करंट डेंसिटी। जब करंट डेंसिटी की चर्चा करते हो तो करंट डेंसिटी क्या है, नाम से समझ में आता है। करंट डेंसिटी कहीं ना कहीं करंट पर यूनिट एरिया या ऐसा कुछ बता रही होगी। ध्यान से देखना, जैसे मैं ये पेन लिए हूँ, पेन जब लिए हो तो आपको समझ में आएगा करंट जो फ्लो होती है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कहीं घुसती है और दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से कहीं निकल जाती है। जैसे बात करें, करंट जो आपकी फ्लो हो रही होगी, ऐसी फ्लो हो रहे होंगे ना इलेक्ट्रॉन, और आगे आगे किसी अदर क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपके बाहर होंगे। जैसे मैंने सपोज कर लिया ये एरिया है ना, ये वायर, इस एरिया से कहीं ना कहीं इस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन पासओवर होते हैं। तो इसीलिए करंट डेंसिटी का कंसेप्ट जो आपसे कहता है, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन ही सिंपल सी आती है। ये आती है करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इतना लंबा तो हमने खींच दिया है केवल, एक्चुअली कहा जाए सीधा आप कह सकते हैं करंट डेंसिटी आपकी क्या होगी, करंट पर यूनिट एरिया। और बाकी इतना समझ में आ रहा है, एरिया जो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में कहलाएगा पर यूनिट एरिया। इसका मतलब याद लिखना, जे इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिंपल में जाओगे तो जे इज इक्वल्स टू अपना लिखा जाता है I/A। इसलिए दो एक दो छोटी छोटी पिद्दी सी बातें बता देते हैं। कौन सी पिद्दी बातें? यूनिट, यूनिट आप जाओगे तो हो जाएगी करंट यानी कि एम्पियर, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस आपसे कभी पूछ ले तो डायमेंशंस पे आप जाएंगे, करंट का ए और एरिया का L-2। तो ये मैंने कहा तो मनोरंजन वाली बात है, सिंपल सीधी सीधी बता दी। अब आगे आते हैं, आप देखना, अब देखिएगा डिफरेंशिएशन फॉर्म। डिफरेंशिएशन फॉर्म में जाओगे तो आपसे लिखा जा सकता है जे इज इक्वल्स टू होता है DI/DA। ये आपका कौन सा फॉर्म होगा? डिफरेंशिएशन फॉर्म, जो क्या बता रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया या विद रिस्पेक्ट टू एरिया। यही I/A को हम देखेंगे
कभी कैलकुलस फॉर्म में इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो DI/DA कर लेंगे। अब एक सवाल और आता है, ध्यान से देखो। जो मैं आपका एक वायर बना रहा था, मैंने कहा था ये आपका वायर, ये हम मान लेंगे ये कहीं आपकी करंट जा रही है इस डायरेक्शन में। सपोज करें जो आपका एरिया है, जो आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने सीधा नहीं रखा, इस कंडक्टर को मैंने इस एंगल पे कट कर दिया। किस एंगल पे कट किया है दिख रहा होगा, ये मैंने मान लिया। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? यानी यहाँ से आप जाओगे तो आपका जो, चलो पहले इसको समझा दूं फिर बता। पहले इधर देखिए, क्या आपको निगाह जा रही है? ओरिजिनल एरिया हमारा सीधा होता, सीधा आपको देखे, मैं नीले के बजाय लाल कर देता हूँ, कलर्स का कॉम्बिनेशन में, उससे आप देखेगा अपना एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा होना चाहिए था, नॉर्मल टू इट। अब कहाँ जाओगे, आपने कर दिया ऐसा, और जब आप इसमें जाते हैं तो छोटी सी लाइन यहाँ पर छोड़ देता हूँ, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ नॉर्मल टू इट, इसलिए अब आपको मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने क्या कहा, ऐसा ना करते हुए मान चले हमने टेढ़ा कर लिया है, कितना एंगल बना रहा है ओरिजिनल, जो सीधा होना चाहिए था थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? हम इसका यहाँ से कंपोनेंट कर सकते हैं, और कंपोनेंट ध्यान से देखोगे ये आपका कॉस थीटा के टर्म्स में आएगा, और कॉस थीटा के टर्म्स में आएगा नॉर्मल कंपोनेंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक सिंपल सा, ये तो नजर आ जाएगा क्या के साथ वाला एंगल। आपसे कहा जाता है इफ एरिया मेक्स एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ करंट, इस फिगर के बेसिस पे हम कह सकते हैं देन द नॉर्मल कंपोनेंट आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, या डिफरेंशिएशन में ले रहे हो तो इसको मैं कह देता हूँ डी ए कॉस थीटा, चाहे आप ए कॉस थीटा मान लें चाहे डी ए कॉस थीटा मान लें। क्या लाइन क्लियर हो जाती है? अगर एंगल थीटा बना रहा है तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो कितना हो गया हमारा, डी ए कॉस थीटा, और जैसे ही डी ए कॉस थीटा हुआ, इसका मतलब आप कह सकते हैं जे इज इक्वल्स टू होगा डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। और इससे हमें एक महान बात मिल जाएगी, जो महान बात मिलेगी बस अब उस पर आता हूँ, डी आई इज इक्वल्स टू होगा जे डी ए कॉस थीटा। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, तो वैसे ही था, आई बराबर जे डॉट डी ए, तो वैसे ही निकल रहा था, इसमें खास क्या है? खास जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा जब हम बताएंगे वेक्टर फॉर्म, और यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा सा, आप क्या बताएंगे, और इन वेक्टर फॉर्म। अब आपका ध्यान जाएगा, बात अगर हम लोग 10th के स्टेशनर पे कर रहे होते तो कहाँ खत्म हो जाती, करंट पर यूनिट एरिया का मतलब जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते, यूनिट दिखा देते, डायमेंशन दिखा देते। जब आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाना है जो बेहतर है, तो पहला आपको कौन सा लगेगा, डी आई अपॉन डी ए। जैसे मैं आपको एग्जांपल याद दिला देता हूँ, आपने पढ़ा था करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मैंने आपको एक बताया क्यू बाई टी नहीं, डी क्यू बाई डी टी। और अभी जो आपको शीट दी थी उसमें याद होगा एक क्वेश्चन उसमें इससे रिलेटेड भी था कि अगर क्यू की वैल्यू आपको ये ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी में दे दे तो क्या करेंगे। ऐसे ध्यान देखना इस टाइप से। कोई डाउट? नहीं, चल ठीक। दूसरा मैंने कहा अब जब आप इधर जाएंगे तो मैं क्या कह रहा था अपने लेवल पे जो हम बात कर रहे थे, लेवल कहाँ से बढ़ाते आ रहे हैं, मैंने कहा इसको मैंने कन्वर्ट किया जे इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए। क्यों आपको करा दिया जाता है, क्योंकि अगर किसी में आप पेपर में या किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले करंट इज कुछ भी मान चले 5 में 5 टी स्क्वायर या 5 एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, आप करंट डेंसिटी निकाल लें तो आप ये निकाल ले जाएं। अब तीसरा दिखाता हूँ, ध्यान से देखें, कभी आपको
वेक्टर फॉर्मेट दिए जाए तो क्या ध्यान जा रहा है, दो तरह के प्रोडक्ट आपको वेक्टर के शुरुआत से बताते आ रहा हूँ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। और जब भी पढ़ाना शुरू किया है तो सबसे पहले कहा है बेटा, 12th में बैठने से पहले 11th की कुछ चीजें लेके चलिएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा, ये आपके स्ट्रॉन्ग हो। अपना 11th के रजिस्टर में से कम इतने पेज, बाकी रजिस्टर फेंक भी दें, इतने पेज जरूर फाड़ के रखे रहिएगा, ये कंटिन्यूस लगेंगे। इसलिए कई बार जब पिछली बार पढ़ाते थे वेक्टर अलजेब्रा 10 दिन 15 दिन पढ़ाते रहते, लोगों को लगता था इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, तब भी बताते थे छोटी छोटी बारीकियां बार बार लगेंगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग हो। वेक्टर फॉर्म में जाओगे, ध्यान जा रहा है हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी आई इज इक्वल्स टू वेक्टर जे लिखने लगा और डॉट वेक्टर डी ए, क्योंकि आपको मालूम है आपका एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम चले आएंगे। वेक्टर फॉर्मेट समझ में आता है, हाँ ना बताएं। तो एक काम करें, आराम से इतना देख लें पहले तो, फिर एक अगली चीज स्टार्ट करूंगा। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछे फुर्ती से। कोई डाउट यहाँ तक? जनरली नहीं। सर एक और बार समझा दें। अरे प्रिया, कहाँ से समझा दूं ऐसा बताओ। शंका, ऐसा बताओ कहाँ से समझ में नहीं आया, ऐसा बता दो जरा। कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है मैं बता देता हूँ। कंपोनेंट आप ध्यान देखें, इधर देख लें, एक सेकंड में कंपोनेंट अपने आप समझ में आ जाएंगे। स्पीकर को थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं। लेकिन ध्यान से, ये था आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन कैसा जाता है, ऐसा। मैंने इसको कैसा कर लिया, मैंने कर दिया इसको ऐसा। मैं लाइन से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये क्रॉस सेक्शन ऐसा होना चाहिए था, हो ऐसा गया। कितने एंगल पे गया, थीटा पे। क्या आपका ध्यान जा रहा है, इसका नॉर्मल यहाँ जाएगा, इसका नॉर्मल का कहाँ जाएगा, यहाँ। इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, देख लो। ये समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्मल कितने एंगल घूम जाएगा, सेम बाई थीटा। नहीं दिख रहा हो, एक तो ज्योमेट्री लगा के कर सकते हैं, नहीं तो देखो ध्यान से, पेन से समझ में आ जाना चाहिए। इस वाले का ये जो एरिया है, इसका नॉर्मल ये होता, दिख रहा है दोनों नॉर्मल। अभी आप ये एरिया आपने थीटा एंगल से घुमाया, देखें ये नीला पेन, ये एरिया, एरिया आपने थीटा एंगल से घुमाया, नॉर्मल देख लेना, उतना ही आपका नॉर्मल घूम जाएगा एज इट इज। ये एंगल अगर थीटा लिया है तो ये कंपोनेंट आपको मालूम है, थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट विल बी डी ए कॉस थीटा। बस वही हमने लिख दिया था सीधा। क्या कहा था, एक एरिया मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट तो मालूम है सीधा सीधा होगा, ये जो ओरिजिनल था। डायरेक्शन ऑफ करंट से अगर थीटा कितना एंगल बना रहा है, ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, देन दी नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट आप कितना ले लेंगे, ये आप ले लेते हैं डी ए कॉस थीटा। अब ये क्लियर हो जाती है कहानी। बाकी तो देखिए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। आप कोई समस्या हो तो बताओ। सही है, कोई दिक्कत? ओके, चल। अब अगली चीज पे हम जा रहे थे, एक आध छोटी मोटी चीजें और बतानी थी, कौन सी हो गया था। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्म बता दिया, ये इतना समझ में आ जाता है। कभी कोई पूछ लेता है, इससे ध्यान देखना। एक आपका ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड राइट डाउन इट्स रिलेशन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अभी आपको पिछले साल में क्वेश्चन भेजूंगा तो उसमें कई बार, या हम तो कह रहे एक बार कर देंगे, सैंपल पेपर उठाओगे तो 5-6 बार ये मिलेगा। और क्या मिलता है, थोड़ा अपना माइक म्यूट रखा कीजिए, ठीक, कुछ पूछना हो तो पूछ लें, नहीं तो म्यूट रखें, ठीक है। हाँ देखें ध्यान से, जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा अगर आप रिलेशन में ड्रिफ्ट स्पीड करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। आपको मालूम है आई इज इक्वल्स टू, मुझे याद है, चलो ऐसा यहाँ से शुरू करता हूँ। ये याद था, v बराबर होता है आई अपॉन आई, ये तो याद होगा, ये भी भूल जाओगे। और अगर ये याद है तो हो गई कहानी खत्म। देखो ध्यान से, v बराबर आई अपॉन ए, कहाँ गया, ये था ना, आई अपॉन ए होता है जे, v बराबर हो जाएगा जे और अपॉन एन ई। चाहो तो ऐसे बता देना, और ऐसे नहीं बताना हो तो हम कैसे बता देंगे, जे बराबर होता है
NEV। जिस ढंग से आपको इस रिलेशन को बताना हो, आइदर V इज इक्वल्स टू, या आप बताना चाहें J इज इक्वल्स टू, ये आपसे हम कहते हैं अक्सर ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आप बताया। अब एक और खास बात पे जाएंगे, और अगली खास बात जो आपसे लेंगे वो आपसे बताया जाएंगी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अब आप पूछेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है, तो एक एक लाइन के हमारे आंसर होंगे। एक लाइन में आप बताएंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन क्या आपसे कहा जाएगा, ये कह दूंगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सिंपल कह दिया जाए, सी से लिख देते हैं जनरली, ये हो गया 1/r। और जैसे ही 1/r हुआ, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी यूनिट। यूनिट ध्यान रखना इसकी होती है ओम इनवर्स। इसे कुछ लोग कहते हैं महो। दुनिया में यही एकमात्र ऐसी यूनिट है जो, ध्यान देखना, बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स होती है। ओ एच एम का रिवर्स क्या होगा, बोले MHO। एकमात्र पूरी दुनिया में एक ही यूनिट मिलेगी, बाकी सब जगह जो मीटर इनवर्स लिखते हो, मीटर इनवर्स को कभी रटम ही नहीं पड़ते, लेकिन ओम इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं, महो। बाद में ध्यान देखना इसका नाम बदल के एक महान साइंटिस्ट के नाम पे कर दिया गया। साइमन। बिल्कुल सही। इसलिए ओम इनवर्स को ओम को उल्टा कर दो तो साइमन बेचारा निकल आता है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। बाकी फॉर्मूला तो मिल ही जाएगा, रेजिस्टेंस ml/NAE² टाउ। कभी बुक में, सॉरी एग्जाम में पूछते हैं तो आर को उल्टा कर देना, NAE² टाउ ऊपर हो जाएंगे, ML नीचे हो जाएंगे। तो मेरा मानना है फिजिक्स पढ़ने वाले का इतना कॉमन सेंस रहता है। अब इसी में एक दूसरी चीज बता देता हूँ। दूसरी आपकी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी आप देखेंगे बहुत छोटी सी है। कंडक्टिविटी होती है सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। मतलब नहीं समझ में आया, मतलब बगल में लिख देता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ, भैया रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस होता था, तो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का कंडक्टेंस हो जाएगा। सिग्मा से लिख देते हैं, कई बार इसको कैपिटल G से लिख देते हैं, चाहे इससे लिख दें। और एक बताऊंगा, इसकी यूनिट जाओगे, यूनिट ध्यान रखना ये पूछ ली आती है, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कारण समझ में आ रहा है, रो हुआ करता था ओम मीटर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या फिर ध्यान देखना ये अपने लिए हो जाएगी, अरे ओम इनवर्स का भी नाम कह रहे थे साइमन, तो ये हो जाती है या ओम इनवर्स और डॉट मीटर इनवर्स, यानी कि पर मीटर। एक छोटा सा काम करें, इतने कार्यक्रम की जरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की व्यवस्था कर देखते हैं। आगे फुर्ती से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक मैं बाहर हूँ। मिल गया इतना। अब जरा टाइम दो, कितना बाकी है ये अपने आप 5-6 मिनट, बस तो 6 बहुत है। मिनट। बस तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, चलें आए स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अपन ज्यादा नहीं मिटाते हैं, ये काम कर लेते हैं जल्दी से। इतने में अपने निकल आएगा। इसमें हम लिखते हैं जो आपके यहाँ पूछा जाएगा, ये कहलाता है आपके लिए मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। या आपसे कहता हूँ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे जाते हो तो देखो ध्यान से, अभी आपने एक रिलेशन निकाला, कहाँ चला गया, बस मजा आ गया, अच्छा किया हमने मिटाया नहीं। मिटाने से ना मिटाने से क्या फायदा हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन में, इतना मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं बताऊंगा करंट डेंसिटी J बराबर कितना होता है, NEV। अब आपको एक चीज मालूम है, ये आपको जो मालूम है वो आपको मालूम है, V बराबर हुआ करती थी E τ/m। ये तो याद है, ये हमने उसमें प्रूव कर रखा है 1-2 दिन पहले, कल परसों सवाल भी कर रहे थे इसके।
इसका मतलब याद देखना J इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NE, साथ में होंगे E टाउ अपॉन M, यानी आप कह सकते हैं J इज इक्वल्स टू कितना हो गया NE स्क्वायर E टाउ अपॉन M। अब अगर आपको इतना मिल जाता है J बराबर NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, हाँ ना, इतना तो बता दें, इतने में तो कोई समस्या नहीं। अब एक छोटा सा काम करें, आपको क्या ऐसा ध्यान है कि आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती थी? रेजिस्टिविटी अगर आप याद करोगे तो मैं याद दिलाता हूँ। रेजिस्टिविटी देखो कई बार, अरे J को ऐसा कर दो, रेजिस्टिविटी याद नहीं आती, यहाँ से लिखते हैं बट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का याद रखना, और जैसी रेजिस्टिविटी जाओगे, देखो रेजिस्टिविटी एक साइड में निकल आएगी, ध्यान से बोर्ड पे देखना अगर दिख रहा हो तो। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है रेजिस्टेंस लिख दिया है, रेजिस्टेंस के L और A हटा दो। अब एक काम करो, अब जो मैं चाह रहा था उसको देखो, तुम्हें N दिख रहा होगा, E स्क्वायर दिख रहा होगा, ताऊ जी नजर आ रहे होंगे और M नजर आ रहे होंगे, और अगर मैंने 4 गोले खींचे हैं तो फिर आदमी को रो नजर आ रहा होगा, और रो नजर आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, J इज इक्वल्स टू होता है, ध्यान देखो E, और ये दिख रहा है, ये रो सीधा नहीं लिखा, उल्टा लिखा है, इसलिए हमने लिख दिया E अपॉन रो, और J इज इक्वल्स टू E अपॉन रो। या ध्यान देखना, कुछ पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये हिंदी वाला या है, और बड़ा लिखता हूँ, या J बराबर सिग्मा ई। अब ये मत पूछना सिग्मा क्या है, सिग्मा अभी 2 मिनट पहले बता रहे थे, ये कंडक्टिविटी है। बस यही स्टेटमेंट किस नाम से आने आते हैं, ये आपके कहलाते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको आप एक फुर्ती से स्क्रीनशॉट लें, इससे पहले कि अपनी मीटिंग बंद हो जाए। आपको बच्चे टाइम देख लो कितना बचा, 3 मिनट है, इतना आपके लिए बहुत। एक तो ये आप कर लें, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है जो कई बार आ जाते हैं। रिलेशन बताओ, कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटीज है, कहीं कह देगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बताओ, तो आप बता सकते हैं, ठीक। या एक आध नंबर में कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ये इसलिए ले लिया है ताकि आप मैच कर सकें, बाकी अभी शीट डाल दूंगा, उससे आप अपने नोट्स बनाइएगा। हो गया इतना? अब आओ, आज के बचे हुए टाइम में छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ थ्योरेटिकल 2 मिनट में, और 2 मिनट में जो पढ़ाऊंगा बस उसके लिए तो है सामने देखना है, और मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन मत करना, वहीं एंड मान लेंगे, ठीक। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक, एग्जैक्ट टाइम बताओ कितना बचा है? एग्जैक्ट 2 मिनट बस। तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ लिखा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, आपने पढ़ा था मेटल्स के केस में। अगर हम मेटल्स का केस लें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। हाईली बढ़ता है, ये भी पढ़ चुके हैं। तो आए कॉमन सेंस लगाएं, उल्टा। अब हम बात करेंगे उल्टा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत तेजी से कम होता जाएगा। इसका मतलब एक महान वैज्ञानिक हुआ करता था, कैमरलिंग ओन्स। उसका नाम अभी शीट में स्पेलिंग समेत पढ़ लेना, क्या नाम बताया? कैमरलिंग ओन्स। इस साइंटिस्ट ने एक महान बात सोची, बोला अगर हम टेम्परेचर कम करते ही चले आए, करते ही चले आए, करते ही चले आए, तो ध्यान देखना 3 पॉइंट, सिंपली कहा जाए 3 केल्विन से लेके 10 केल्विन के रेंज में आपको नजर आएगा बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जैसे टिन, मरकरी, और भी कई चीजें। इनमें आपको एक खास बात नजर आएगी जो मैं यहाँ कह रहा था, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाता है 0। या आप कह सकते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बैड कंडक्टर, कम होता है गुड कंडक्टर, और 0 कर दिया तो फिर हम इन्हें क्या कहेंगे? दिख रहा है? क्या कहोगे भाई? जो कोई बोले नहीं बेचारा आखिरी क्षणों में भी। सुपर कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर। ये कंसेप्ट समझ आता है, मेटल का टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। 3 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में जब आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, देन दीज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। बस अब आपको शीट भेज देता हूँ,
इससे आप इतने नोट्स बनाएं, बाकी बचा हुआ पार्ट हम कल डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है। और इस क्लास के भी